दोस्तों, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से दोस्तों ने ये बात कही थी कि इकोनॉमिक्स के इस टॉपिक को प्लीज़ कवर कर दीजिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं जो कई सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को कवर कर दिया जाए। अब देखो, इसके नाम से पता चल रहा है कि योजनाएं बन रही हैं। तो योजना बनाने के लिए एक स्पेशल आयोग की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको पहली चीज़ तो यही याद रखनी है कि 15 मार्च 1950 को, यानी कि आज़ादी मिलने के बाद, आपको पता है 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान लागू हुआ। उसके 2 महीने के अंदर ही 15 मार्च 1950 को एक योजना आयोग का गठन हुआ, जो ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो आपको यहीं से बनता है कि योजना आयोग कब बना था, उसका गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को, और वही बनाता है पंचवर्षीय योजना। ठीक है। अब इसके बाद देखो, अगर कोई योजना बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस योजना में सबके लिए सब कुछ होगा, जैसे कि गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, कुछ पिछड़े वर्ग हैं, कुछ जनजाति हैं, वगैरह वगैरह। इन सब के लिए अगर कोई योजना बन रही है तो उसको फाइनल झंडी देने के लिए, हरी झंडी देने के लिए, फाइनल परमिशन देने के लिए एक और परिषद होना चाहिए जो एक बार उसको देखेगा। अगर वो चीज़ सही है, पंचवर्षीय योजना सही है, तो वो उसको परमिशन दे देगा। तो वो कौन करता है? उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बना? 6 अगस्त 1952। अब देखो, ये 2 डेट्स हो गई, एक 15 मार्च 1950 योजना आयोग, और फिर 6 अगस्त 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद। अब देखो, इस परिषद और इस आयोग ने मिलके साल 1951 से लेके साल 2012 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 7 एक वर्षीय योजनाएं लागू की। और इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं के लागू होने से लेके इनके उद्देश्य तक के बीच में ही प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, जिन्हें हमें पढ़ना है। अब देखिए, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं और इनको याद करना बहुत मुश्किल है। पहले तो इनके साल याद करो, फिर इनके मॉडल याद करो, फिर इनके उद्देश्य याद करो। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको साल याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मॉडल याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और उद्देश्य याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। देखो, इसमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी? 1951 में बनी। और आखिरी यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब बनी? 2012 में बनी। तो मतलब इनके बीच में 5-5 साल का गैप करके हर पंचवर्षीय योजना को हमें लिखना है। तो आप लिख सकते हो। देखो, 1951 से 1956 पहली, 1956 से 1961 दूसरी, 1961 से 1966 तीसरी। अब रुक जाओ, 66 से 69 यानी कि 1966 से 1969 तक का साल छोड़ दो, इसको यहाँ पे साइड में लिख दो। ठीक है। फिर 1969 से 5 साल आगे बढ़ाओ तो कितनी बढ़ी? 1974। फिर 1974 से आगे बढ़ाओ 78 तक। अब रुको, 1978 से 1980 के बीच में एक और गैप आ गया, तो इसको भी साइड में रख दो। इसके बाद 1980 से 1985, 1985 से 1990, उसके बाद एक और गैप आएगा 1990 से 1992 के बीच में, तो इसको भी साइड में रख दो। उसके बाद आपको सीधे चलते जाना है, 1992 से 1997, 1997 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 2012 से 2017। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि सब में 5-5 साल का गैप है। सिर्फ 3 बार ऐसा हो रहा है जहां पर योजनाएं नहीं बनी, मतलब 1966 से 69, 78 से 80 और 90 से 92। तो अब आप एक चीज़ मेरे को बताओ कि ये लाइन से 12 याद करना आसान है कि इन 3 को याद करना आसान है? आप खुद से चार्ट बना सकते हो 51 से 2012 तक का, जहाँ पे आप 5-5 साल का गैप दोगे। बस ये 3 गैप्स आपको याद रखना है कि 66 से 69 के बीच में गैप डालना है, 78 से 80 के बीच में गैप डालना है, और 90 से 92 के बीच में गैप डालना है। ठीक है। तो याद करना आसान हो गया इनको। 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, फिर गैप आ गया तो फिर 69 से 74, 74 से 78, फिर उसके बाद एक गैप और आ गया, फिर 80, 85, 85, 90, फिर एक और गैप आ गया 92, 97, 97, 2002, 2002 से 7, 17 वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से पहला कॉलम तो याद करना बहुत आसान होता है तारीखों का। ठीक है। अब बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखो, पहली पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था उसको हम कहते हैं हेराल्ड-डॉमर मॉडल। इसको नाम को याद करना है, हेराल्ड-डॉमर मॉडल। और ये किससे रिलेटेड था? ये था कृषि से, मतलब कृषि के लिए कुछ काम किया गया, कृषि को बढ़ावा दिया गया, तो इस पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर दिया गया। इस योजना में किसानों के लिए बहुत कुछ था, जैसे कि बीज हो गई, खाद हो गया, या फिर मूल्य हो गया, मतलब जब वो बेचने आएगा फसल तो फसल का मूल्य क्या होगा, वो चीज़ हो गई। तो पहली पंचवर्षीय योजना कृषि के लिए थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में लागू की गई।
इसको जो बनाया था प्रशांत चंद्र महालनोबिस, मतलब ये वाला जो मॉडल था, पीसी महालनोबिस भी कह सकते हो इस मॉडल को, इसको आपको याद रखना है। इसमें क्या था, उत्पादन क्षेत्र, इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि बहुत तेज़ी से उद्योग स्थापना की गई थी। मतलब बहुत से उद्योग थे जो इसी योजना के तहत लगाए गए थे। इस योजना का सबसे बड़ा कारण ये था कि इससे उद्योग बनेंगे तो उत्पादन ज़्यादा होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, मतलब चीज़ को बाहर बेच पाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनेगी। तो इसीलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी। तो पहली में कृषि और दूसरे में उद्योग कह सकते हो आप लोग। तीसरी पंचवर्षीय योजना साल 1961 में आई, 1966 तक के लिए। अच्छा, अब इसमें क्या था कि इसमें 3 मॉडल थे, 3 लोगों के मॉडल थे, एक सैंडी, एक चक्रवर्ती, एक महालनोबिस। अब ये महालनोबिस तो आप दूसरे वाले से याद रख सकते हो कि दूसरे वाले का मॉडल था, चक्रवर्ती आप मिथुन से याद रख सकते हो, और सैंडी तो सैंडी है ही। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें मेन ये था कि गेहूं का उत्पादन में सुधार हो। अब गेहूं के उत्पादन में सुधार कब होगा, कृषि की मदद से होगा, और साथ ही औद्योगिकीकरण, यानी कि जो उद्योग लग रहे हैं उसमें बहुत तेजी से काम हो सके। तो ये समझ लो कि पहला कृषि के लिए थी, मतलब पहली योजना कृषि के लिए थी, दूसरी उद्योग के लिए थी, तो तीसरी वाली किसके लिए है, कृषि और उद्योग दोनों के लिए। मिक्स कर दो, मतलब मिक्स अर्थव्यवस्था बनाओ। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ना 1961 से 1966 वाला, ये थोड़ा ड्रामेटिक था। मतलब इसमें बहुत सी चीज़ें हुई। साल 1962 में आप जानते हैं इंडो चाइना वॉर हुआ, मतलब चाइना के साथ, चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो बैक टू बैक 2 युद्ध आ गए और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था पड़ गई कमज़ोर। मतलब सारा बजट कहाँ चला गया, रक्षा के पास, रक्षा बजट के अंदर चला गया। तो ऐसी स्थिति में ये योजना बुरी तरीके से असफल रही। तो ये सवाल पूछा जाता है कि सभी पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे ज़्यादा असफल योजना कौन सी थी, तो आप लिखेंगे तीसरी वाली 1961 से 66 के बीच में, सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल वाली। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं एक अंतराल आ जाता है, गैप आ जाता है 1966 से 69 का। इस बीच में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि बैक टू बैक 2 युद्ध आ गए। अब 2 युद्ध आ गए तो पैसे की कमी हो गई। तो ऐसे में सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना अपनी रीढ़ की हड्डी को दोबारा मजबूत किया जाए। अब भारत की रीढ़ की हड्डी क्या है? अगर आप 1 करोड़ रुपए नहीं जीतना चाहते तो ये वीडियो मत देखो। है नहीं? कृषि है, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश रहा है। हालांकि आज भारत टेक्नोलॉजी में भी धीरे धीरे कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, लेकिन कृषि हमेशा से हमारा मेन मुद्दा रहा है। तो उस समय 1965 से 1968 के बीच में भारत में आई हरित क्रांति, यानी कि हर प्रयास से कृषि के क्षेत्र को मजबूत बनाना था, जिससे किसान मजबूत हो सके और हमारी अर्थव्यवस्था दोबारा सुदृढ़ हो सके। तो ये जो साल थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इसमें हरित क्रांति आई थी। और प्रश्न बनता भी है कि हरित क्रांति कौन से वर्ष के दौरान शुरू हुई और कहाँ इसका ज़्यादा विकास हुआ। इसके बाद आई चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच में। इस वक्त थी इंदिरा गांधी जी की सरकार, और इसमें आपको कोई मॉडल याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस पंचवर्षीय योजना का जो मेन मुद्दा था कि हम स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाएं, मतलब दूसरे देशों पे या दूसरी चीज़ों पे अपनी जो निर्भरता है उसको ख़त्म करके हमारी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाया जाए। अब मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि इसी दौरान इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया था। ठीक है, लोगों का बैंकों पर विश्वास बैठाना बहुत ज़रूरी था। जैसे कि किसान हैं, उस टाइम पे वो बैंक आने से डरते थे, ठीक है, लेकिन उन्हें सरकार पे विश्वास था। तो ऐसे में कोई सरकारी चीज़ देख के वो तुरंत उसके पास जाते थे। मतलब अगर सरकारी बैंक है तो हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा। तो इसका मतलब स्वतंत्र अर्थव्यवस्था करने के लिए किसान को इस मेन स्ट्रीम में लाना बहुत ज़रूरी था। इसमें एक चीज़ और थी, अगर आप इस साल को गौर से देखोगे 69 से 74 के बीच में, इसमें 1971 बांग्लादेश मुक्ति युद्ध भी हुआ था, अगर आपको याद हो। तो उसमें भी हमारा थोड़ा पैसा लगा था। मतलब वो जो पैसा था वो रक्षा के अंदर चला गया था। और दूसरा क्या है कि मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किसने किया था? इंडियन आर्मी ने किया था। तो ऐसे में थोड़ा खर्चा इस तरफ भी हुआ था, लेकिन ये पंचवर्षीय योजना अपने आप में सफल रही थी। इसके बाद आई 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो शुरू हुई 1974 में और ख़त्म हुई 78 में। अब आप ये कह सकते हो कि अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 79 होना चाहिए, 78 क्यों हो गया? देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, उस टाइम पर क्या है कि इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी और मोरारजी देसाई की सरकार आई थी जो कि नॉन कांग्रेसी थी। तो उन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही ख़त्म कर दिया था। ठीक है, इसका जो मॉडल था वो बनाया था डीपी धर ने। ये नाम आपको याद रखना है, डीपी धर मॉडल। और वहाँ पे एक नारा बड़ा फेमस हुआ था जिसको हम कहते हैं गरीबी हटाओ।
गरीबी हटाओ मतलब गरीबों को मेन स्ट्रीम में लेके आओ, उन्हें फ़ायदा दो, उन्हें रोजगार दो। ये जो योजना थी भले ही 4 साल चली हो, लेकिन गरीबी हटाओ के नारे से ये बहुत फेमस हुई थी, क्योंकि ये जो नारा था पूरे देश में फेमस था कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। ठीक है, इसके बाद आती है 6वीं और 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से 1990 तक चली थी। अब देखो, इन दोनों को याद करना बहुत आसान है, क्योंकि इन दोनों योजनाओं का जो उद्देश्य था वो एक ही था। जैसे जो 6वीं थी, जो कि 1980 से 85 तक चली, इसका मॉडल था इनपुट आउटपुट मॉडल। ठीक है, और इसका जो नारा था वो ये था कि आप रोजगार बढ़ाओ। अब गरीबी हटानी है तो रोजगार बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो उद्देश्य था कि रोजगार बढ़ाओ, अब चाहे वो उद्योग के माध्यम से हो, चाहे वो कृषि के माध्यम से हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो गैर सरकारी हो, लेकिन रोजगार बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आई। अच्छा, 1985 से 90 वाली जो पंचवर्षीय योजना यानी कि अगली वाली जो है, उसके अंदर भी यही था कि आर्थिक उत्पादन बढ़ाना है, रोजगार लेके आना है। तो 5वीं, 6ठी और 7वीं पंचवर्षीय योजना आप कैसे याद कर सकते हो? पहले गरीबी हटाओ, फिर रोजगार बढ़ाओ, फिर गरीबी हटाओ और रोजगार बढ़ाओ, दोनों ले सकते हैं आप लोग, मतलब आर्थिक उत्पादन को बढ़ाओ। तो ये तीनों इस तरीके से याद की जा सकती हैं। ऊपर की जो 3 है वो कृषि, उद्योग, कृषि और उद्योग, और जो चौथी थी वो कौन सी थी? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इन सातों को याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई कि 1978 और 80 के बीच में जो गैप आया था, उस जहाँ पे मोरारजी देसाई की सरकार थी, वहाँ पे क्या हुआ था? देखो, उस टाइम पे सरकार ने एक वर्ष की योजनाएं लागू की थी। ठीक है, मतलब पंचवर्षीय योजनाएं ना लागू करके एक वर्ष की योजनाएं, जिसको हम लोग कहते हैं रोलिंग प्लान। ये सवाल जो है वो मुख्य रूप से पूछ लिया जाता है कि रोलिंग प्लान कौन से सालों में आए, या फिर रोलिंग प्लान कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं के खत्म होने के बाद आए। तो आप कहोगे 5वीं पंचवर्षीय योजना के खत्म होने के बाद मोरारजी देसाई की सरकार में रोलिंग प्लान आए थे। इसी के साथ 1990 के बाद ये जो गैप आ रहा है 1990 और 92, क्योंकि आगे की पंचवर्षीय योजना मैं आपको बता चुका हूँ। तो 90 और 92 के बीच में जो गैप आया था, इसमें क्या हुआ था? अब देखो, अगर आपकी याददाश्त तेज हो तो आपको पता होगा कि सरकार जो है या फिर देश जो है वो इस दौरान एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी, फॉरेन रिजर्व जो है वो भारत के बिल्कुल ख़त्म होने वाले थे। तो ऐसे में आए भारत की अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े दिग्गज, आप सबसे बड़े दिग्गज जिनको कह सकते हो, या फिर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आप कह सकते हो, जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने इस दौरान सरकार की मदद लेके एक पॉलिसी लागू की, जिसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन की पॉलिसी। इसमें क्या हुआ कि बाहर की जो विदेशी कंपनियां थी, उन्होंने भारत में दोबारा इन्वेस्ट करना शुरू किया, और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से ही जो भारत है वो अपनी इकोनॉमी को वापस बूस्ट कर पाया, या फिर यूँ कह लो कि भारत वापस रिवाइव कर पाया। तो ये जो साल थे इकोनॉमी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट साल हैं। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, कभी और किसी वीडियो में इसको कवर ज़रूर करेंगे अगर आप कहेंगे तो। फिलहाल बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की। अब मैं आपको बता दूं कि 8 से लेकर 12 तक जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं आएंगी, उसके बीच में कोई गैप नहीं है। यानी कि 92 से 97 के बीच में आई एक और पंचवर्षीय योजना, जो कि डब्ल्यू मिलर मॉडल के चलते आई। मतलब इसका जो मॉडल था वो डब्ल्यू मिलर मॉडल था। देखो, अब तक कितने मॉडल हो गए हैं? अब तक 5 मॉडल हुए हैं। पहले वाले में हेराल्ड था, दूसरे में पीसी, तीसरे में 3 लोग थे, सैंडी, चक्रवर्ती, और फिर आगे कोई नहीं था, फिर डीपी धर आए, फिर इनपुट आउटपुट, अब डब्ल्यू मिलर मॉडल। ठीक है, तो इनको याद करना मुश्किल नहीं है। इसमें क्या था? इसमें सबसे अलग मुद्दा उठ के आया, मतलब अब तक ये मुद्दा कहीं नहीं उठा था। इसका मुद्दा था कि मानव संसाधन विकास किया जाए। देखो, जैसे कि हवा, पानी, कोयला, पेट्रोल, ये सब संसाधन है ना, उसी तरीके से मानव भी संसाधन है। तो मानव संसाधन का विकास किया जाए। कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, मतलब जिनके जो जीवन जिस तरीके से वो जीते हैं, वो आप देख लेंगे तो आपको अपना जीवन के राजाओं वाला जीवन लगने लगेगा। तो उनका विकास करना बहुत ज़रूरी है, उनको भी ऊपर लाना ज़रूरी है, उनको अच्छी ज़िंदगी देना ज़रूरी है। तो ये जो मुद्दा है ये इसी पंचवर्षीय योजना के तहत उठा। इसके बाद आती है 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाएं। 9वीं जो है वो 1997 से 1902 के बीच में है, और 10वीं जो है वो 2002 से 2007 के बीच में है। ये एक जैसी हैं, इनको याद रखना बहुत आसान है। इनके लिए जो मॉडल था वो था इनपुट आउटपुट मॉडल, दोबारा जैसे 1978 से 80 के बीच में था। इसमें क्या था? इसमें ये था कि सामाजिक न्याय दिया जाए, मतलब कई लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है सामाजिक तौर पे, उनको न्याय दिया जाए, उनके साथ समानता की जाए और उनका आर्थिक विकास किया जाए। देखो, अगर आप देखोगे तो सोसाइटी में ऐसे बहुत से पिछड़े वर्ग हैं, जाति के वर्ग हैं, मतलब बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनके साथ भेदभाव किया गया है, जिनका आर्थिक विकास रोका गया है और जिनको सामाजिक न्याय नहीं मिलता है। तो उन सबको सामाजिक न्याय देने के लिए ही ये पंचवर्षीय योजनाएं आई थी।
ठीक है। तो ये जो 97 से 2002 वाली थी और 2002 से 2007 वाली थी, ये सेम ही थी, मतलब इन दोनों का उद्देश्य बिल्कुल सेम था। और इसी तरीके से जो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जो कि 2007 से 2012 और 2012 से 2017 के बीच में चलती हैं, इनमें भी सेम ही उद्देश्य है। इनके अंदर भी आपको मॉडल याद नहीं करना है। 2007 से 2012 वाली जो पंचवर्षीय योजना है 11वीं, उसका उद्देश्य था समावेशी विकास। समावेशी विकास क्या होता है? हर किसी का विकास करना, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे वो ट्राइब से हो, मतलब कोई जनजाति है, कोई अनुसूचित जनजाति है, या फिर कोई पिछड़ा वर्ग है, या फिर औरतें हैं, बच्चे हैं, हर किसी का समावेशी विकास होना चाहिए। तो ये जो योजना है ये इसी के लिए बनी थी। इसी के तहत जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, उसमें ये कहा गया कि ये जो काम हो रहा है समावेशी विकास का, इसको तीव्रता से करो। यानी कि लोग बहुत हैं तो सब तक विकास पहुंचाना है तो वो तीव्रतर होना चाहिए। इसके अलावा एक वर्ड और आता है इसके अंदर, संपोषणीय। तो तीव्रतर, संपोषणीय और आर्थिक विकास, समावेश विकास सबका हो सके। तो दोस्तों, ये हैं 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो कि आपकी 1951 से शुरू होकर 2012 तक आई, 2017 तक आई। 2015 के अंदर इसके बाद इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। फिर एक नई चीज़ लाई गई जिसको हम लोग आज नीति आयोग के नाम से जानते हैं। नीति आयोग का जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया। ये क्या करता है? ये भी योजनाएं बनाता है। ये जो योजनाएं होती हैं वो 3 वर्ष की, 7 वर्ष की और 15 वर्ष की होती है, इसलिए इसको 3-7-15 प्लान भी कहा जा सकता है। ठीक है। अब नीति आयोग की बात हम लोग कभी और किसी और वीडियो के अंदर करेंगे, लेकिन ये जो आपको मैंने 12 पंचवर्षीय योजनाएं बताई हैं, इनके साल बताए हैं, इनके मॉडल्स बताए और इनके उद्देश्य बताए हैं, इनसे प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको साल याद करने में दिक्कत नहीं रही हो, उद्देश्य याद करने में कोई दिक्कत नहीं रही हो। और रही बात मॉडल्स की, तो मॉडल्स भी 4, 5, 6 ही हैं, उनको याद करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों,